नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर से। विपक्षी गठबंधन की बैठक का आज ये दूसरा दिन है। 28 दलों के नेता मुंबई में मौजूद हैं। 2024 चुनाव को लेकर मंथन इस बैठक में होगा। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ये बैठक हो रही है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर माना यह जा रहा है कुछ बड़े फैसले संगठन के सामने आएंगे। तो 28 दलों के नेता देखिए मुंबई में मौजूद हैं। 2024 चुनाव को लेकर बैठक में मंथन होगा। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ये बैठक हो रही है। विपक्षी गठबंधन की बैठक का आज ये दूसरा दिन है। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन की बैठक के दूसरे दिन कई बड़े फैसले इंडिया गठबंधन को लेकर सामने आ सकते हैं। लोगो जारी होगा और भी कई ऐसे फैसले हैं जो आज के मंथन के बाद इंडिया गठबंधन के सामने आ सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक देखिए हो रही है मुंबई में। 28 दल एक साथ हैं और कहा यह जा रहा है कि एकजुटता के साथ 28 दल एक साथ हैं। इधर जहां इंडिया गठबंधन का दावा यह है कि हम एक साथ हैं, हमारा चुनावी एजेंडा एक है, हमारे मुद्दे एक हैं, तो उधर बीजेपी का कहना है कि ये स्वार्थ के लिए एक साथ हैं। गठबंधन को लगातार ठगबंधन का नाम दे रखे हैं। इधर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर रखे हैं तो कहा यह जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाया जाएगा और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है बीजेपी। ये इंडिया गठबंधन अभी तक कहता नजर आया है। इंडिया गठबंधन में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर की चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री के कई चेहरे बन जाएं, लेकिन अभी तक बड़ी बात यह है कि किसी भी नेता की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। हालांकि अलग अलग दलों के कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से कुछ बयान जरूर सामने आते रखे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति क्या रहती है। किस रणनीति के तहत 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता है। इंडिया गठबंधन की ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि माना यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का लोगो जारी होगा। 24 के चुनावों को लेकर क्या रणनीति बनाई है इंडिया गठबंधन ने, वो सामने आएगा। आज की बैठक का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। तो खबर की तह तक में महागठबंधन को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर अब हम चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ जुड़े हैं खबरें अभी तक के पॉलिटिकल हेड हैं अनिल बोर, इनके साथ ही हरियाणा से स्टेट हेड हैं जितेंद्र चौधरी, वहीं हिमाचल से प्रदीप ठाकुर शिमला ब्यूरो के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक का ये दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण इस दिन को माना जा रहा है, क्या इस खबर की तह तक में नजर आता है? देखिए, बिल्कुल देश की राजनीति के लिहाज से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो बैठक है आज दूसरा दिन है। आज के दिन कहीं ना कहीं सबसे पहले जो इंडिया गठबंधन है, सबसे पहले लोगो क्या रहेगा इंडिया गठबंधन का, लोगो लॉन्च किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद वो लोगो लॉन्च किया जाएगा। बाद में जो दिन भर बैठकें चल रही हैं उसमें तय किया जाएगा कि इस इंडिया गठबंधन का जो संयोजक है कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी किस तरीके से बनेगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सबसे पहले मैं चंडीगढ़ चलता हूँ, जितेंद्र चौधरी जुड़े हुए हमारे साथ। जितेंद्र, जो लोगो है कितनी देर में लॉन्च कर दिया जाएगा, लोगों को लेकर किस तरीके की बातें सामने आ रही है कि लोगों में क्या कुछ खास रह सकता है? ये बिल्कुल अनिल, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो आज दूसरा दिन है बैठक को लेकर के, और जहां तक लोगों की बात की जाए तो सुबह 10:15 बजे फोटो सेशन जो है वो रखा गया है और इसके बाद लोगो लॉन्च को लेकर के 10:30 बजे का वक्त रखा गया है। 10:30 से लेकर के 2 बजे तक कहीं ना कहीं लोगों को लेकर के ही चर्चा है और लोगो लॉन्च जो है इसी बीच किया जाएगा। और लोगों में तमाम पार्टियों की सहमति रहे, किस तरीके का इसका कलर रहेगा, इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से इसको नाम दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में लोगों में भी कहीं ना कहीं यही दर्शाने की कोशिश की जाएगी जिस प्रकार से इस गठबंधन का नाम जो है वो रखा गया है, जिस पर एक सहमति बनी और विपक्ष की यानी कि जो
दूसरी विरोधी पार्टियां हैं उनकी एक प्रतिक्रिया भी आते हुए सामने आई है। करीब 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जो शेड्यूल है वो तैयार किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस लोगों की और इस 2 दिन की जो बैठक रही है उसमें क्या कुछ चर्चा रही है उनके विषय को लेकर के जानकारी दी जाएगी। जहाँ तक बात की जाए सीटों को लेकर के या फिर किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, इसका मैनिफेस्टो किस प्रकार से होगा, मैनिफेस्टो ही इसको रूप दिया जाएगा या फिर ममता बनर्जी की तरफ से ये सुझाव दिया गया है कि इसके बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो तैयार किए जाएं, यानी एक अलग तरीके से जो मैनिफेस्टो है उसको पेश करने को लेकर के भी कुछ सुझाव सामने आए। बिल्कुल, देखिए ये भी मैं आपसे पूछूंगा। मैं जितेंद्र एक बार शिमला चलता हूं जहां पर हमारे सहयोगी प्रदीप ठाकुर बने हुए हैं। प्रदीप, अगर बात करें जो चर्चाएं आ रही है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी कितनी बड़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी? संभावना है कि अलग अलग ग्रुप उन कोऑर्डिनेशन कमेटी में हो सकते हैं। और जो सबसे अहम सवाल है कि संयोजक कौन हो सकता है, क्या संयोजक की घोषणा की जा सकती है आज? बिल्कुल, देखिए क्योंकि तीसरे दौर की बैठक है और ऐसे में पिछले कल इसकी शुरुआत हुई है और आज भी ये बैठक जो है वो आज दिन भर चलेगी। और जहां तक बात समन्वय समिति की है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की है, इसी पर सबकी नजर है कि जो संयोजक है, इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा और इसको लेकर चर्चाएं पहले से भी चलती रही। हालांकि नीतीश कुमार, उनको लेकर भी चर्चाएं चलती रही, कुछ और सीनियर लीडर्स भी हैं और जो गठबंधन के सदस्य हैं, संभवतः उनको सबको विश्वास में लिया जाएगा। और अगर आज ये तय हो पाया कि हमें किसी अब यहाँ पर जो संयोजक है वो बनाना है इसमें, तो संभवतः आज का नाम जाहिर होगा या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी डिस्कशन मोड में ही रहे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के लिए समय काफी ज्यादा है। तो उससे पहले आपस के जो मनमुटाव होते हैं राजनीतिक दल के बीच में या की कुछ खींचतान रहती है, वो पहले दूर हो, सभी एक सुर में बोलना शुरू करे, उसके बाद किसी को संयोजक जो है नियुक्त करे। ये भी हो सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि आज जो दिन भर बैठक चलेगी, जो मंथन होता है में संयोजक को लेकर क्या फैसला होता है, जो कमेटी के मेंबर होंगे, क्योंकि इसमें भी कोशिश यही रहेगी कि सभी दलों के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो प्रभावशाली है, तो जगह दी जाए। ये कोऑर्डिनेशन की अब आने वाले समय के लिए जब कॉमन बिल्कुल प्रदीप, अनिल और जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, माना यह भी जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों में कहीं किसी तरह की फूट ना हो, किसी तरह की नाराजगी ना हो सीटों के बंटवारे को लेकर, इसको लेकर माइक्रो मैनेजमेंट तक की चर्चा चल रही है। हालांकि तस्वीर साफ होनी बाकी है। बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है और एक विशेष रात्रि भोज कार्यक्रम की मेजबानी सीएम करने वाले के पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के राजदूत इसमें शामिल होंगे। राजदूतों के साथ उच्चायुक्तों के लिए रात्रि भोज महत्वपूर्ण है। माना यह जा रहा है कि हरियाणा को किस तरह से फायदा हो सकता है, किस तरह से अन्य देशों के साथ एक साझेदारी बैठाई जा सकती है। तमाम ये वो मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय रहने वाले हैं। एक बार फिर से हम रुख करते हैं। अनिल, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण बैठक है, सीएम मनोहर लाल मेजबानी कर रहे हैं डिनर की, कितना फायदेमंद हरियाणा के लिए रह सकता है और क्या कुछ देखते हैं इस खबर में? देखिए आरती, बिल्कुल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। तकरीबन 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और जो अहम कार्यक्रम है दिल्ली में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। मेज़बानी हरियाणा की तरफ से की जाने, कई देशों के राजदूत रहेंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, जो ये रात्रि भोज रखा गया है, क्यों रखा गया है, किन किन देशों के राजदूत इस कार्यक्रम में रहेंगे और जो रात्रि भोज है, जो दूसरे देशों के साथ जो हरियाणा के जो पारस्परिक संबंध है और ज़्यादा मजबूत हो, कितना फायदेमंद रहने वाला है रात्रि भोज कार्यक्रम? डिनर डिप्लोमेसी की जाती है, उसका मकसद यही होता है कि इसका फ़ायदा किस प्रकार से अपने राज्य के अंदर लिया जा सकता है। आज अगर हम देख रहे हैं G20 को लेकर के जो लगातार जो बैठकों का दौर, अलग अलग राज्यों के अंदर मेज़बानी का दौर जो है वो चल रहा है और इसी कड़ी के अंदर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये रात्रि भोज भी इसी सिलसिले में रखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसका मकसद G20 तक ही रहे, बल्कि इसके आगे भी हरियाणा के अंदर किस तरीके से ये देश जो है वो उनके साथ संबंध जो है वो रखा जा सकता है।
अलग अलग विषयों को लेकर के। अब ये विषय क्या रहते हैं, किस तरीके का इनके अंदर जो है MOU होता है या फिर कोई आगे की कवायद जो है वो शुरू होती है, ये इस प्रकार की जब डिनर डिप्लोमेसी होती है उसी में डिस्कशन के विषय रहते हैं। और अगर ये विषय सिरे चढ़ते हुए नज़र आते हैं तो इन्हें आम लोगों के सामने, मीडिया के सामने भी साझा किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो डिनर्स होते हैं वो इसी उद्देश्य के साथ किए जाते हैं और उनमें अगर कोई बात सिरे चढ़ती हुई नज़र आती है तो उसको ध्यान में रखते हुए जरूर जो चर्चा है वो यहाँ पर की जाती है। जी तो अनिल, जितेंद्र और प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर पर हम बातचीत करेंगे और अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो हम आपको बता दें चंडीगढ़ से है। सीईटी ग्रुप सी की परीक्षा को लेकर अहम सुनवाई का दिन। ग्रुप 56 और 57 के रिजल्ट को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अगले ग्रुपों की लंबित परीक्षाओं को लेकर भी आज सुनवाई का दिन है। मेरिट लिस्ट को लेकर आपत्तियां आई थी, इस पर भी सुनवाई है। तो महत्वपूर्ण ये दिन है और आपको बता दें कि एक ऐसा मुद्दा है जो हरियाणा की सियासत में भी खूब गूंजा है। अब सीईटी को लेकर क्या हाईकोर्ट का रुख रहता है वो देखना होगा। रुख करते हैं अनिल मोड़ का। अनिल, क्या कुछ इस खबर की तह तक आप देख पाते हैं, क्योंकि सीईटी का मुद्दा हरियाणा की विधानसभा में भी गूंजा था, सियासी बयानबाजी इसमें खूब सामने आई है। बिल्कुल, देखिए सीईटी का मुद्दा सड़क से लेकर विधानसभा तक गूंजा है। सड़क पर जहां युवाओं ने, पॉलिटिकल लोगों ने प्रदर्शन किए, विधानसभा में भी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरा। आज जो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जितेंद्र, आज हाई कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होगी, क्या कुछ बातें आज जो याचिका करता है सरकार की तरफ से, क्या कुछ बातें, दलीलें अदालत में रखी जाएगी? देखिए, हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज सीईटी ग्रुप सी की परीक्षा को लेकर के अहम सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में अगर बात की जाए तो जो इससे पहले ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था, इसकी मेरिट लिस्ट को चैलेंज किया गया था। सिंगल बेंच की तरफ से ग्रुप 56-57 की परीक्षा पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद मामला डबल बेंच में गया था और डबल बेंच में जो जस्टिस हैं GS संधावालिया और विक्रम अग्रवाल की कोर्ट के अंदर ये पहुंचता है और परीक्षा कराने को लेकर के इजाज़त दे दी जाती है। इसमें दलील जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसके बाद ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की परीक्षा होते हुए नज़र आती है। आज इस पूरे मसले को लेकर के सुनवाई होनी है, क्योंकि कुल 64 ग्रुप बनाए गए हैं और ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की परीक्षा ही अभी तक हुई है। आगे जो परीक्षा होनी थी उस परीक्षा पर पूरे तरीके से स्टे जो है वो बरकरार था। अब वो परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के आज इस पर जिरह जो है वो हाई कोर्ट के अंदर होगी। हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की डबल बेंच में इसकी सुनवाई जो है आज होगी और कुछ ही देर बाद ये पता चल पाएगा कि जो मेरिट लिस्ट को जिस प्रकार से चैलेंज किया गया था उसे किस तरीके से दुरुस्त किया गया है। इसके साथ साथ जो आगे की जो परीक्षा है उसको लेकर के क्या कुछ निर्णय रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अनिल यहाँ पर है कि ग्रुप 56 और ग्रुप 57 का रिजल्ट जो है उस पर भी रोक लगा दी गई थी। परीक्षा करने की इजाज़त केवल, परीक्षा कराने की इजाज़त केवल दी गई थी। आज ये भी पता चल पाएगा कि ग्रुप 56 और ग्रुप 57 का रिजल्ट क्या जारी करने को लेकर के कोई आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया जाता है या फिर अभी मामला सुनवाइयों में ही जो है बना रहेगा। इसको लेकर के कुछ ही देर बाद सुनवाई होगी और जब सुनवाई होगी उसके बाद इन अहम सवालों के जवाब जो है वो सीईटी के जो अभ्यर्थी लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर रिजल्ट का क्या रहेगा, आगे की परीक्षाओं का क्या रहेगा, इन तमाम सवालों के जवाब जो है आज अगर सुनवाई हो जाती है तो उनको ज़रूर मिलने वाले हैं हाई कोर्ट के मार्फत। बिल्कुल जितेंद्र, कह सकते हैं कि आज कुछ तो तस्वीर साफ होगी। इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो खबरें अभी तक के राव शफात भी जुड़ चुके हैं और आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर का हम रुख करते हैं शिमला से। ये खबर के CPS नियुक्ति और उप मुख्यमंत्री की शपथ का ये मामला है और शपथ पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 18 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख दे दी गई है। याचिकाकर्ता बीजेपी विधायक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सतपाल जैन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक CPS की नियुक्ति असंवैधानिक बताते नजर आए। मुख्य संसदीय सचिवों को तुरंत प्रभाव से काम करने से रोका जाए, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है, जबकि सरकार की तरफ से इस मामले पर कोर्ट में दलील दी गई है। मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर दायर याचिका मेनिटेबल नहीं है। उप मुख्यमंत्री को लेकर भी कोर्ट में लंबित है याचिका। इस पर 18 सितंबर को सुनवाई होगी और हिमाचल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये मामला है। कहा यह जा रहा है कि संख्या के हिसाब से जिस तरह के बातें कही जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं, पूरा पैनल हमारे साथ है।
अनिल, क्या कुछ इस खबर की तह में नजर आता है? कहा यह भी जा रहा है कि राजनीति हो रही है, कहा यह भी जा रहा है कि आंकड़ों के लिहाज से बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जो तमाम राज्य सरकारें हैं विधायकों को खुश करने के लिए सीपीएस नियुक्त कर देती है, तमाम कई राज्यों के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, फिर अदालतों में उनको चैलेंज किया जाता है। तमाम राज्यों में हमने देखा कि जो सीपीएस नियुक्त किए जाते हैं उनको जो अदालत में चैलेंज किया जाता है, फिर कहीं ना कहीं जो सीपीएस उनकी कुर्सी होती है वो चली जाती है। हिमाचल में क्या लग रहा है, किस तरीके से मामला हाईकोर्ट में चल रहा है? क्या लगता है जो हिमाचल सरकार है, हिमाचल सरकार को अदालत में राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो सीपीएस की नियुक्ति से जुड़ा मामला है, ये बहुत पुराना है और उससे इससे जुड़ी लगभग 3 याचिकाएं हाईकोर्ट में अलग-अलग समय पर दायर हुई हैं। और जो वर्तमान सरकार है, उसमें भाजपा के 10 विधायकों की तरफ से ये याचिका दायर की गई है और उसमें जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सत्यपाल जैन, वो इसमें पैरवी कर रहे हैं उन विधायकों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। तो पिछले कल इसमें सुनवाई भी हुई है और इसमें क्योंकि पहले जो ये याचिका लगी थी उस वक्त समन दिए गए थे सभी सीपीएस को, और उसके साथ साथ जो डिप्टी सीएम का भी मसला चल रहा है तो समन दिए गए थे। हालांकि डिप्टी सीएम ने शुरू में ही समन ले लिया था और कुछ विधायक ऐसे थे जिन्होंने सीपीएस से उन्होंने समन नहीं लिया था। और पिछले कल जो सुनवाई में इस बात का जिक्र हुआ कि अब ये मान लिया जाना चाहिए कि समन हो चुके हैं और अब आगे की सुनवाई अब इसमें शुरू हो जाएगी। तो इस याचिका में ये सुनवाई जो है, जो पिछले कल से हम कह सकते हैं कि अब आगे प्रोग्रेस इसमें होगी और 18 सितंबर के लिए फिलहाल ये टाल दी गई है और इसमें अपना पक्ष सीपीएस भी रखेंगे। दरअसल जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया है कि संविधान में सीपीएस नाम का कोई नहीं है। कोई भी विधायक मंत्री पद के अलावा कोई ऑफिस ऑफ कोई ऐसा विभाग का पद नहीं ले सकता है और इसको लेकर केंद्र जो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर फैसला आया हुआ है। तो उसका आधार बनाकर ये मांग की गई है, जो यहाँ पर बीजेपी के विधायक है उनकी तरफ से मांग की गई है, याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई है कि सीपीएस को हटा दिया जाना चाहिए, उनको काम करने से रोका जाना चाहिए और अंतरिम आदेश इस वक्त हाईकोर्ट इसको लेकर दे, ये मांग यहाँ पर हाईकोर्ट में की गई है। हालांकि इसको 18 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है और जो राज्य सरकार की तरफ से भी यहाँ पर जवाब दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो याचिकाएं हैं ये मैंडेटेबल नहीं है और इसमें सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से दुख कहा गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब बहस का दौर 18 सितंबर से शुरू होगा, यानी 18 सितंबर को जो सुनवाई होनी है बहस होगी, दोनों पक्ष बिल्कुल अगली सुनवाई पर सभी की नजर रहने वाली है प्रदीप। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत भी। अगली खबर पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे, बढ़ते हैं खबरों में आगे। और आपको बता दें कि फॉर्मल रोजगार सृजन दर को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी का एक ट्वीट। प्रदेश में फॉर्मल रोजगार सृजन की दर में 28% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रोजगार देने के मामले में प्रदेश देश में दूसरे पायदान पर आ गया है। सीएम धामी कहते नजर आए। स्वस्थ युवा शक्ति को इस अभूतपूर्व उपलब्धि की बधाई उन्होंने दी है। तो सीएम धामी ने ट्वीट किया है, प्रदेश को बधाई देते नजर आए हैं। इस खबर की तह तक जाने का भी प्रयास करेंगे। जी अनिल, क्या कुछ इस खबर में नजर आता है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के लिहाज से कितनी बड़ी बात है रोज़गार की। अगर बात करें, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी है उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव अशफाक वो जुड़ चुके हैं। राव साहब, अगर बात करें रोज़गार के लिहाज से कितनी बड़ी उपलब्धि आप उत्तराखंड के लिए देखते हैं? पलायन का दंश हमेशा से झेलता रहा है और कोई भी सरकार हो पलायन को रोक नहीं पाई है। लेकिन धामी सरकार जिस पैटर्न पर, जिस खाके पर काम कर रही है केंद्र सरकार की मदद से, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड से पलायन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि देखिए बहुत बड़ा फर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बनकर के उभरा है कि जो पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। 28.6% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। और रोजगार का मतलब ये है कि रोजगार सर्जन, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने वो प्रयास जो किए वो कामयाब होते नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की जो दूरस्थ इलाके हैं वहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है। वहां के युवाओं को रोजगार देना, वहां की जनता को रोजगार देना, ये सरकारों के लिए उत्तराखंड में बहुत बड़ी चुनौती रहा है। उत्तराखंड में क्योंकि बीजेपी कांग्रेस यही सरकारें रही हैं हमेशा से, लेकिन पलायन को रोकने में, रोजगार देने में नाकाम साबित हुई हैं। लेकिन इस बार जो है ये बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा है, अपने सोशल मीडिया पर बधाई दी है युवाओं को, उत्तराखंड की जनता को, कि तमाम देश में दूसरे नंबर पर है। हालांकि अनिल देखिए पहले नंबर पर असम आता है क्योंकि 33% की वहां पर वृद्धि हुई है फॉर्मल रोजगार सर्जन को लेकर के, इस दर को लेकर के। लेकिन उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में
जब यहाँ पर कोविड का दंश था, कोविड में रोजगार खत्म हो गए थे, बिल्कुल। देखिए रामशपात, अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात करें, सरकारी सेक्टर की बात करें, क्योंकि सरकार में नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनकी एक लिमिट सी होती है, ज़्यादा उतनी नहीं हो पाती। प्राइवेट सेक्टर में कितने जो रोजगार के जो नए आयाम है वो उत्तराखंड में स्थापित हो रहे हैं, और ख़ासतौर से क्या इस रोजगार से जो पलायन है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, गाँव के गाँव खाली हो जाते हैं उत्तराखंड में, वो पलायन रुक पाएगा? अनिल, देखिए सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि पलायन को रोकने के लिए बहुत मजबूती से काम करना पड़ता है सरकार को, और इसमें कोई दो राय नहीं कि धामी सरकार मजबूती से काम कर भी रही है। पलायन को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है अनिल, क्योंकि उत्तराखंड में आपने बिल्कुल ठीक कहा, रोजगार की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन अब धीरे धीरे ये संभावनाएं बढ़ रही है। और ये जो रिपोर्ट आई है फॉर्मल रोजगार सृजन को लेकर के, ये उसी की एक वानगी है कि उत्तराखंड में धीरे धीरे रोजगार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत गहराई से काम करना होगा, बहुत शिद्दत से और बहुत गंभीरता से राज्य सरकार को काम करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो युवा बाहर चले जाते हैं, वो वापस उत्तराखंड में आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन धामी सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं हैं जिन पर काम किया है। यहाँ पर स्वयं रोजगार योजना है, बहुत सारा। अगर कोई अपने घर पर भी कोई रोजगार करना चाहता है तो उसको उसी के गांव में या उसी क्षेत्र में कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इसको लेकर के धामी सरकार ने अच्छा काम किया है। और ये उसी का नतीजा है कि रिपोर्ट बताती है कि 28.6% की उत्तराखंड में ये वृद्धि हुई है। जी चलिए, आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर अब हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, खबर की तह तक में। पंजाब के 2 आईएएस अधिकारियों पर गाजगिरी है। सरकार का पंचायतें भंग करने में हुई लापरवाही पर ये एक्शन सामने आया है। विभागीय डायरेक्टर और वित्त कमिश्नर पर गाजगिरी है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एक्शन लिया गया है। क्या इस खबर की तह तक में नजर आता है अनिल? तो देखिए, पंजाब के लिहाज से, ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से बड़ी खबर है। 2 वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर हरसिमरत हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। हरसिमरत, पूरा का पूरा क्या मामला था, किस तरीके से जो एक नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन ठीक नहीं था, कितना बड़ा झटका पंजाब सरकार के लिए, अधिकारियों के लिए आप देखते हैं? पंजाब भगवंत मान के द्वारा यह ऐलान किया गया था कि बहुत जल्द जो है वो तारीखें अनाउंस की जाएंगी जब पंचायत चुनाव होंगे। हालांकि आपको बताएं कि अभी पंचायत चुनाव का जो समय था उसमें तकरीबन 6 महीने बाकी थे, तो इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई थी। 14 अगस्त को जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पेन ड्राइव वगैरह या और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा करवाने के लिए कह दिया गया था। तो इसके बाद ये मामला जो था वो हाईकोर्ट पहुँचा। आपको बताएँ कि इस आदेश के विरुद्ध 11 जो हम कह सकते हैं कि PIL है वो पहुंची थी हाई कोर्ट में, और उसके ऊपर जो है फैसला सुनाया गया। उसमें पंजाब सरकार को फटकार लगाई गई है हाई कोर्ट की तरफ से, और सीधे तौर पर यह पूछा गया कि आप किस अधिकार से ये जो संवैधानिक हक हैं, संवैधानिक पंचायतें हैं, इन्हें आप समय से पहले भंग कर रहे हैं। तो इसको लेकर के पंजाब सरकार को यू टर्न लेना पड़ा अपने फैसले से और दोबारा बहाल करनी पड़ी जो पुरानी पंचायती थी। पर इसको लेकर के पंजाब सरकार ने ठीकरा जो है वो IAS ऑफिसर्स के ऊपर फोड़ा है। आपको बताएं कि ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह खैरा, और इसके अलावा वित्त कमिश्नर है धीरेन्द्र सिंह तिवारी, जिनके ऊपर गाज गिरी है, और इन दोनों को जो है वो मुअत्तल किया गया है। और कारण जो है वो पूछा गया है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो इस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से यह ज़िक्र की गई थी, उसमें बताया गया था कि पिछली जो सरकारें थी वो भी इसी तरह से पंचायतें जो थी वो भंग कर देती थी, और उसके लिए जो है अगली रणनीति अपनाई जाती थी, तैयारी की जाती थी अगले चुनावों की। पर इस तरह से जब पंजाब सरकार में नया आम आदमी पार्टी का दौर आया और आम आदमी पार्टी की तरफ से जब ये कोशिश की गई तो उसको लेकर के हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला जो है सामने आया है, जिसके आगे सरकार भी घुटने टेकते हुए जो विपक्षी दल थे पंजाब के, अकाली दल, कांग्रेस, वो भी कहीं ना कहीं आप सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे पंचायतों को लेकर जो फैसला सरकार ने लिया था भंग करने का। ये बात मैं कहूं कि ये विपक्षी दलों की जीत है तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूं कि 11 जो मामले थे हाई कोर्ट में पहुंचे थे, 11 याचिकाएं लगाई गई थी, उसमें से एक अकाली दल की थी जिसके ऊपर यह फैसला आया है। इसके अलावा पंचायत समितियों और कांग्रेस की तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई थी, जिसके एवज में यह फैसला सामने आया है। जी, और जो 2 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, अधिकारियों पर किस तरीके की पूरी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है, और अधिकारियों ने अपना कोई स्पष्टीकरण सरकार के सामने रखा हो कोई?
आपको बता दें कि फिलहाल जो है ये अधिकारी जो हैं ये मुअत्तल किए गए हैं अभी, और इनके ऊपर कारण बताओ नोटिस जो है ज़रूर इनको दिया गया है, क्योंकि फिलहाल इन्हीं के बारे में बताया जा रहा था कि ये जो दोनों अधिकारी हैं ये इसमें संलिप्त थे, और इनके द्वारा कहने पर ही, यानी कि इनसे डिस्कस हुआ था पहले और इसके बाद ये फैसला लिया गया था कि पंचायत चुनाव करवाने हैं और इसका ऐलान किया जाना है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल, हरसिमरत और राव शफात, जितेंद्र और प्रदीप कि आपने खबर की तह तक में हर खबर की तह तक जाने का प्रयास किया है, दर्शकों को रूबरू करवाया है खबर के पीछे की खबर से।